Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about physical properties of metals. हम कंटिन्यू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को. दो प्रॉपर्टीज अभी हमारी बची हुई हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. What do you mean by melting point? Melting point is that temperature at which any solid it changes into liquid. So melting point, its definition will be the temperature at which the solid changes into liquid is called melting point. So what about the melting point of metals? Metals का melting point जो है वो कैसा होगा? तो आपने देखा होगा metals जो है इनका melting point जनरली हाई रहता है. यहाँ पर आप ये पॉइंट लिखेंगे, metals have high melting point. और इस हाई मेल्टिंग पॉइंट के पीछे रीजन क्या है? रीजन विल बी metals have strong metal bond between its atoms. As a result, large heating is required to weaken this bond. तो मेटल्स जो होते हैं इनके एटम्स के बीच में मेटल बॉन्ड बनता है. ये मेटल बॉन्ड स्ट्रांग रहता है और इसी वजह से हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इसको वीक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड होती है इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और यही कारण है कि मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जनरली आपको ज़्यादातर मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स देखे गए हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई नहीं रहता. तो ये हो जाते हैं एक्सेप्शन. इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे. मरकरी इज अ मेटल बट इट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है. इसके अलावा सीजियम, फ्रेंशियम एंड गैलियम ये भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमें रूम टेम्परेचर के आसपास लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेंशियम, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सीजियम, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड. गैलियम, it has a melting point of around 29 डिग्री सेंटीग्रेड. मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा -38 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मरकरी आपको जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाता है उस टेम्परेचर पर भी मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा. और मरकरी फ्रीज होता है, सॉलिड बनता है जाके इतने टेम्परेचर. तो ये टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर, इससे कम का मतलब क्या हुआ? -39, -40, -41, ये इससे कम टेम्परेचर हो गए. तो इतने टेम्परेचर पे आपको मरकरी मिलेगा सॉलिड स्टेट में. अदरवाइज -38 से ज्यादा टेम्परेचर है मतलब -37, -36, -35 इन टेम्परेचर पर मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा. इन तीन मेटल्स की और बात कर लेते हैं. बच्चों देखो, रूम टेम्परेचर साइंस में रूम टेम्परेचर किसको बोला जाता है? रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड
25 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन इन तीनों मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इन तीनों मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है। तो इन तीनों मेटल्स में से किसी को भी अगर आप अपने हाथ पे रखते हो तो अपने हाथ पे रखने के बाद में ये मेल्ट हो जाएंगे। इवन आज के दिन जब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, तो आज के दिन ये तीनों मेटल्स आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो याद रखना, ये ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल्स कहलाते हैं, बट दे आर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अराउंड रूम टेम्परेचर। फ्रेंशियम, इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये ज्यादा स्टेबल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही रेडिएशंस एमिट करता रहता है और डिकम्पोज होता रहता है। तो सीजियम और गैलियम ये स्टेबल होते हैं, जबकि ये रेडियो एक्टिव होता है। मरकरी भी स्टेबल है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का हो गया, और इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड रूम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज देयर लस्टरस नेचर। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, और इसी वजह से उनको यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो दिस इज ड्यू टू लस्टरस नेचर ऑफ मेटल्स। लस्टरस नेचर ऑफ मेटल्स। तो यहां पर आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? जनरली metals are lustrous in nature। ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं उनकी सरफेस जो है वो चमकती है। लस्टरस का मतलब है ये होगी स्टेटमेंट। अब इसके पीछे रीजन, कोई भी चीज आपको चमकती हुई कब दिखाई देगी? आपने मिरर को देखा होगा, मिरर के ऊपर अगर सनलाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है उसको, और इसी वजह से वो कई बार हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सेम प्रॉपर्टी यहां पर है, मेटल्स की सरफेस लाइट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस जब हमारे आईज के ऊपर गिरती हैं तो हमें ये मेटल्स जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनके अंदर जो है वो ये लस्टरस नेचर दिखाई देती है। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी to reflect the light radiations, and hence they appear to be lustrous or शाइन इन नेचर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमने इनको यूज किया ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो यहां पर आप इस चीज को भी नोट कर लेना, ड्यू टू द लस्टरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स सच एज gold, platinum and silver, they are used for making ornaments। तो ये हो गया लस्टरस नेचर ऑफ मेटल, और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है वो हमारी कवर हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स किसको बोला जाता है? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have property just opposite to that of metals. वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से जस्ट ऑपोजिट है, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो इसी वजह से एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया मेटल के साथ, तो इनको बोला गया नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज हम यहां पर देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स के केस में, मेटल्स आर जनरली हार्ड। यहां पर क्या आ जाएगा? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, आर जनरली सॉफ्ट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं, और बहुत कम ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो ये आप प्रॉपर्टी जो है वो याद रख लेना। और इसके पीछे रीजन क्या आएगा, why they are found in liquid state और gaseous state। आपने 9th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो क्लोजली पैक हो जाते हैं एंड दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जिन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, और जिन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। जो बहुत ज्यादा क्लोज है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था, लेकिन जिनके बीच में स्पेस है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसी वजह से गैप जो है वो बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में। यही पॉइंट है यहाँ पर। नॉन मेटल्स अगर लिक्विड स्टेट में मिल रहे हैं या गैसियस स्टेट में मिल रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो इतना गैप होगा या फिर गैप बहुत ज्यादा होगा। तो ये कब होगा? जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा हो, वीकर हो। तो यहां पर यही रीजन बन जाता है, इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स या फिर कह लो एटम्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग, as a result the molecules as a result the atoms or the particles are loosely packed or arranged, hence they exist in liquid state or gaseous state। तो इसी वजह से ये नॉन मेटल्स लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाएंगे और गैसियस स्टेट में मिल जाएंगे। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास आफ्टर ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में पहला एलिमेंट होता है बोरॉन, ये मेटालॉइड होता है। तो यहां से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, वो भी मेटालॉइड की कैटेगरी में होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, यहाँ एक और गैस देखने को मिलेगी आपको, दैट इज हीलियम। तो देखो बच्चों,
ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। अब इन नॉन मेटल्स में से ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ये सारी की सारी गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। अब अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, फ्लोरीन और क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो यहाँ पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 और 5 और 4 9 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो हमें गैसियस स्टेट में मिलेंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर मिलने वाले नॉन मेटल्स कम होते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल अलग से लिखेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। यहां पर नॉन मेटल्स जो है मेलिएबल नहीं है, इसका मतलब इनकी हम शीट्स नहीं बना सकते। तो हम लिखते हैं यहां पर जनरल स्टेटमेंट, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी beaten up into thin sheets। और ऐसा क्यों है? इनसे हम शीट क्यों नहीं बना सकते? इसके पीछे रीजन ये है, ये ब्रिटल होते हैं नेचर में। मतलब जब आप इनको किसी फोर्स से स्ट्राइक करते हो तो इनके एटम्स जो है वो टूट जाते हैं। इनके एटम्स अपने आप को रीअरेंज नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मेटल्स के केस में थे। इलेक्ट्रॉन्स ने एटम्स को बाइंड करके रखा था इन द केस ऑफ मेटल्स, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है जिस तरीके से मेटल्स में होते हैं। और यही कारण है कि इनकी ब्रिटल नेचर होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड देयर एटम्स cannot rearrange themselves when they are struck with force. Hence they का मतलब है यहाँ पर atoms break apart। और यही कारण है कि ये मेलिएबल नहीं होते। सेम रीजन आएगा डक्टिलिटी के अंदर भी। नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल भी नहीं होते, दे आर आल्सो नॉन डक्टाइल। तो आप थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर लिख सकते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल। तो दे कैन नॉट बी बीटन अप इनटू सेम रीजन किया जाएगा इस थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज से वायर बनाना। तो नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते, रीजन सेम रहेगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहां पर जनरल स्टेटमेंट है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों है ये बैड कंडक्टर, इसके पीछे रीजन क्या है? नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स which can move on applying potential difference. Hence, they do not conduct electricity. ये रीजन हो गया इनके बैड कंडक्टर का। यहां आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इट इज फाउंड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे कोई पूछ सकता है that why graphite is a good conductor of electricity, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और ये रीजन लिखना पड़ेगा। ग्रेफाइट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है इसके एटम्स का, वो इस तरीके से होता है कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और ये बनाता है हेक्सागन रिंग्स। तो इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं सभी कार्बन एटम्स। तो हर एक कार्बन एटम यहां पर 3 बॉन्ड बनाता है। आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखना होगा? इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, इन दिस स्ट्रक्चर each carbon atom forms 3 bond with other carbon atoms। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसने बॉन्ड कितने बनाए? 3 बॉन्ड। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरे कितने करने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने पेयर कर लिए और हर एक कार्बन एटम जो है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसको मैं इस एरो से दिखा रहा हूं। तो हर एक कार्बन एटम इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बाकी किसी और एलोट्रॉपिक फॉर्म में ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता कार्बन के पास। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर लिख लेना, in this structure each carbon atom it forms 3 bond with other carbon atoms and each carbon atom has 1 unpaired electron। this unpaired electron is responsible for electrical conductivity। तो ये हो गया ग्रेफाइट का केस। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स
are non-lustrous. Non-metals are non-lustrous. Non-metals के अंदर कोई चमक नहीं होती, इस वजह से इनको आप ऑर्नामेंट वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते और इनको कोई डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो बनाने के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। और क्यों होते हैं ये non-lustrous? रीजन इज सेम, बिकॉज non-metals are non-lustrous in nature. रीजन क्या आएगा? They are unable to reflect the light radiations. इस वजह से ये नॉन लस्टरस होते हैं, जो लाइट रेडिएशंस इनकमिंग होती है उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो इसी वजह से इनका डल अपीयरेंस होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं they have dull appearance। तो ये हो गया नॉन मेटल की लस्टरस प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये हीट को कंडक्ट करते हैं? तो ज्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट and therefore they are mostly used as insulator। तो आपने पढ़ा होगा जो हीट कंडक्ट नहीं करते या जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इनको हम इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। कौन सा इंसुलेटर? यहां पर बात हो रही हीट इंसुलेटर की। तो जैसे कि जो बर्तन होते हैं जिनको हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो नॉन मेटल्स के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं करते तो वो गर्म नहीं होते और इसी वजह से उन हैंडल्स को हम इजीली पकड़ सकते हैं, हमें कोई भी हार्मफुल डैमेज नहीं होगी। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी अभी, दैट नॉन मेटल्स आर non-metals have low melting point. This is the next property. मेटल्स के केस में हाई मेल्टिंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, तो मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा था वहां पर, और मेटल मेटल बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा आया था? ज्यादा आया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नॉन मेटल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है नहीं, इसी वजह से पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड हैं और इसी वजह से उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता मेल्ट होने में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है इसका? non-metals have weak intermolecular force of attraction between its atoms or particles that can be easily overcome by
हीटिंग। तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनके एटम्स के या पार्टिकल्स के बीच में होते हैं वो वीक होते हैं, और इसी वजह से इनको जल्दी ही हम ओवरकम कर सकते हैं स्लाइटली हीटिंग से। तो इस वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या आएगा? इसका एक्सेप्शन आएगा डायमंड। डायमंड जो है ये एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट and it is the hardest known substance। तो दो प्रॉपर्टीज में ये एक्सेप्शन बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दूसरी बात, डायमंड जो है क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाई है। तो ये दो पॉइंट्स में एक्सेप्शन बन जाता है। तो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, आप इसको पहले पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक एक्सेप्शन आप और नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन लिखा जाएगा लस्टरस वाली प्रॉपर्टी में। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। ज्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका डल अपीयरेंस होता है क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है। जो आपने नॉन लस्टरस प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें लिखना है ये नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। ये प्रॉपर्टी आपने लिखी थी, यहां पर आप लिखेंगे आयोडीन, फॉर्मूला होता है I2, इट इज lustrous in nature। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, लस्टरस प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एक्सेप्शन में काउंट होता है ये। तो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।